जय हिंद। तो आप लोग का अपना ही यूट्यूब चैनल एनवी मैथ्स मैजिक पे स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th साइंस की बात करेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज प्रकाश का अपवर्तन का जो भी लघुत्तरीय प्रश्न होगा उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। और बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय भवन बुक, ठीक है, और इसका जो भी लघुत्तरीय प्रश्न होगा उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दे ताकि ये सारी चीज़ उन लोगों तक भी पहुंच पाए। तो चलिए आप लोगों को मैं ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का लघुत्तरीय, कहता है क्या कि प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है। जो प्रकाश का अपवर्तन है मतलब उससे आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, सभी का मतलब मीनिंग एक ही होता है। तो कहता है क्या कि प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन या मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम, मतलब कि जैसे मान लीजिए हवा हो गया, एक माध्यम हो गया, हवा से मान लीजिए प्रकाश की किरण में प्रकाश की किरण पानी में जाता है, तो पानी में जाने के बाद जो प्रकाश की किरण जो मुड़ती है ना, जिससे मतलब तो अपना दिशा जो परिवर्तन करता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मतलब क्या, वो अपना दिशा से भटक जाता है, मतलब दिशा से भिन्न हो जाता है। तो जो ये घटना होता है इसी घटना को बच्चों हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपना दिशा में जो परिवर्तन करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? चलिए बच्चों आगे चलते हैं, हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के 2 उदाहरण लिखिए। कहता है जो हमारे दैनिक जीवन में जो 2 प्रकाश के अपवर्तन का जो भी उपयोग होता है उसका 2 उदाहरण लिखें। देखिए सबसे पहला होता है कि पानी के सतह पर पेल्सिंग का मुड़ा हुआ दिखना। देखिए ये आप खुद भी कर सकते हैं। जब आप किसी पानी में पेल्सिंग डालिएगा तो वो लगेगा कि उसका जो पेल्सिंग का लगेगा कि वो मुड़ा हुआ है, मतलब कि टेढ़ा टाइप का लगेगा। ठीक है, और दूसरा देखिए समझने का प्रयास कीजिए, जब पानी में कोई सिक्का को डालिएगा तो लगेगा कि सिक्का को ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो जो ये घटना होता है ये प्रकाश के अपवर्तन कारण ही होता है ये। ठीक है बच्चों, तो ये 2 उदाहरण हो गया। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की एक किरण का अपवर्तन दिखाने के लिए किरण आरेख खींचे। कहता है कि प्रकाश की एक किरण से अपवर्तन दिखाने का जो हमको कहता है किरण आरेख खींचने के लिए, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए ये आपतित किरण आ रहा है और जब ये कांच में आता है तो अपने देखिए दिशा में भिन्न होता है, फिर देखिए कांच से बाहर आता है तो ये भी फिर दिशा में क्या होता है, भिन्न होता है। अर्थात जो ये दिशा में देखिए जो परिवर्तन होता है ना बच्चों, इसी परिवर्तन को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। मैंने सारा चीज़ यहाँ पर नामिंग भी कर दिए हैं। और ये जो आपको जो ये फिगर है ना, ये आपको जो भारतीय भवन का जो किताब है उसमें 24 नंबर पेज का ना 2.4 चित्र को भी देख सकते हैं आप, उसको भी आप देख को समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है बच्चों, मैंने वो भी लिख दिया। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है तो क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताए और क्यों। कहता है कि जब हवा में चलती हुई प्रकाश की किरण जब जल में तिरछे पड़ती है तो क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर की ओर हटेगी, बताइए कारण क्यों हटेगी। देखिए अभिलंब की ओर झुकेगी सबसे पहले क्योंकि जल हमारा जो है ना सघन माध्यम है। जल हमारा क्या है कि सघन माध्यम है और हवा के तुलना में सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, जिससे क्या होता है कि प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, देखिए और एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होता है कि अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, बट यहाँ पे कहता है क्यों झुकती है, वो कारण देने के लिए कहता है। तो वही कारण दिए हम लोग कि जो हवा में प्रकाश की चाल होती है उससे प्रकाश की चाल सघन माध्यम अर्थात जल में क्या होता है, कम होता है। जब प्रकाश की चाल कम होगा तो वह ऑटोमेटिक अपनी दिशा में परिवर्तन करेगा। ठीक है बच्चों, तो यही कहता है कि अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि जल हमारा एक सघन माध्यम है, मतलब क्या उसमें प्रकाश की चाल कम होता है, इसीलिए वह अपना दिशा में क्या होता है, परिवर्तन करता है और वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, चलिए आपका देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? इससे पहले भी एक क्वेश्चन किए थे हम लोग। कहता है कि इसको देखिए अच्छी तरह समझिएगा, ये भी आपको 3 नंबर में आता है कभी कभी पहले, लेकिन अब शायद 2 नंबर में दे देता है ये क्वेश्चन। लेकिन इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझिए, ये 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझिए। कहता है कि जब पानी में पड़े सिक्के को देखते हैं तो हमें सिक्के ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी एक सघन माध्यम है। पानी क्या है? एक सघन माध्यम है, और हमारा आँख जो कि हवा में होता है, जो हमारा आँख होता है वह किस में होता है? हवा में होता है, यानी विरल माध्यम में होता है। तो जब पानी में सिक्का से प्रकाश निकल कर हमारे आँखों में जाता है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो प्रकाश में दिशा परिवर्तन होता है, यानी वह अभिलंब की दूर हो जाते हैं और सिक्का अपने निश्चित स्थान से थोड़ा ऊपर उठा दिखाई पड़ता है। जो देखिए कारण क्या होता है कि जब प्रकाश जब सिक्का पे पड़ता है और सिक्का पड़ने के बाद वो हमारे आँख तक आता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, सबसे पहले ये चीज़ आप देखिए कि जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है तो सबसे पहले वो अपना दिशा चेंज करता है, अर्थात वह अभिलंब की ओर झुकता होगा। अभिलंब की ओर झुक करके वह प्रकाश सिक्के पे पड़ता है। सिक्के पे पड़ने के बाद जब वह प्रकाश फिर सिक्के से हमारे आँख तक आती है, तो जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है, जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है, तब तो वह अपने दिशा में क्या करता होगा कि वह अभिलंब की दूर की ओर जाएगा, और अभिलंब से दूर की ओर जाता है ना, उसी कारण से वो सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखिए। जो प्रकाश का अपवर्तन कहता है उसके नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2। कहता है पहला क्या कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु या आपतन बिंदु कहते, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन होती है, टाइपिंग करने में दिक्कत हो गया। आपतन बिंदु पर अभिलंब अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होता है। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होता है। तो कहता है कि किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, अर्थात कि sin i बटा sin r होता है। ठीक है, जो ये 2 प्रकाश के अपवर्तन के नियम थे, और ये इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझे भी होंगे थ्योरी क्लास में। चलिए हम आगे चलते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अश्नील का नियम, जो प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अश्नील का नियम कहते हैं। अर्थात कहता है कि अश्नील के नियम को लिखिए और समझाए। कहता है कि अश्नील का नियम जो होता है sin i बटा sin r होता है, और यह जो होता है दोनों एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है? हमारा एक नियतांक होता है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है? अश्नील का नियम होता है। चलिए अब देखिए बच्चों आगे का क्वेश्चन कहता है, देखिए बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको भी आप अच्छी तरह से समझिए। कहता है क्या कि प्रकाश की एक किरण पुंज पानी पर तैरते तारपीन की परत पर आपतित होता है। कहता है क्या कि जो प्रकाश की किरण पुंज है ना, पानी पर तैरते हुए तारपीन का जो तारपीन एक प्रकार का तेल होता है, उसके परत पर कहता है कि आपतित होता है। यदि वायु, तारपीन और पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.47 तथा 1.33 हो तो समझाए कि किरण पुंज किस प्रकार वायु से तारपीन पर और फिर तारपीन से पानी में गमन करेगी। देखिए सबसे पहले कहता है कि जब प्रकाश वायु से तारपीन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। किधर झुक जाएगा? अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि वायु हमारा होता है विरल माध्यम किसके? तारपीन की अपेक्षा। तो जब प्रकाश विरल माध्यम सघन माध्यम जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। फिर कहता है कि जब प्रकाश तारपीन से निकलकर पानी में जाएगा तो अभिलंब से दूर की ओर जाएगा, क्योंकि तारपीन जो हमारा है पानी की अपेक्षा क्या है? विरल है। फिर विरल माध्यम है और विरल से फिर जाएगा सघन में जाएगा, तो उससे क्या होगा कि वो पानी से क्या है कि वो ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा कि पानी से अपेक्षा हमारा क्या है कि ये तारपीन क्या है कि सघन माध्यम है, इसीलिए क्या होगा? वो अभिलंब से दूर की ओर झुकेगा। ठीक है, यही कहता है कि इस चीज़ को कहता है हमको समझाने के लिए।
देखिए इसको फिर से समझते हैं एक बार। कहता है क्या कि जब प्रकाश वायु से तारपीन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, क्योंकि वायु की तारपीन का अपेक्षा क्या है, विरल माध्यम है। तो जब विरल माध्यम में जाएगा तो सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। और जब विरल से सॉरी जब सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा कि अभिलंब से दूर की ओर झुकेगा, अर्थात तारपीन से निकल कर पानी में जाएगा। जब तारपीन से निकल कर पानी में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर की ओर झुक जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हमको कहता है समझाने के लिए। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपको एक उत्तल लेंस, एक अवतल तथा एक कांच की वृत्ताकार पट्टियां दी गई है। उनकी सतहों को बिना छुए आप उनमें अंतर कैसे बताएं। देखिए इसके लिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक चिमटा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको हाथ से छूना नहीं है। और उस चिमटे से हमको क्या करना है कि सभी चीज़ों को, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और जो वृत्ताकार पट्टी का लेंस जो है, उस सभी को क्या करना है कि एक किसी पुस्तक के पास लाना है जहाँ पर कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, कहता है कि यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई पड़े तो वह उत्तल लेंस होगा। जो देखिए जो अक्षर छपा हुआ जिसके सामने हम लाएंगे, उसके सामने अगर वह, जो तीनों में से कोई अगर एक चिमटा को लिए, अगर वह उसका देखने के बाद अगर वास्तविक आकार होगा और जो लिखा होगा और उससे आकार थोड़ा बड़ा दिखेगा तो वह हमारा कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। चल देखिए, और दूसरा कहता है कि यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई पड़ते हैं तो यह अवतल लेंस होगा। और जो वास्तविक आकार है अगर उससे छोटा दिखाई पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा अवतल लेंस हो जाएगा। और यदि छपे अपने वास्तविक आकार से बराबर दिखाई पड़ेगा तो वह वृत्ताकार पट्टिका होगा। मतलब कि अगर बराबर दिखाई पड़ेगा तो वृत्ताकार पट्टिका होगा, अगर छोटा दिखाई पड़ेगा तो अवतल लेंस होगा, और बड़ा दिखाई पड़ेगा तो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा जब प्रकाश सूर्य की किरणों को किसी कागज पर फोकसित करते हैं तो वह जल उठता है, कारण स्पष्ट करें। देखिए किसी उत्तल लेंस द्वारा जब प्रकाश सूर्य के किरणों को किसी कागज पर फोकसित करते हैं तो वह जल उठता है, क्योंकि सूर्य आती प्रकाश ऊर्जा के साथ साथ ऊष्मा उत्तल लेंस से होती हुई कागज़ के छोटे से हिस्से पर फोकसित होता है, जिसके कारण वह कागज़ जल उठता है। जिससे कागज़ का वह हिस्सा जल उठता है। देखिए क्या होता है कि जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आता है और उत्तल लेंस पे पड़ता है तो उत्तल लेंस क्या करता है कि ऊर्जा के साथ साथ वह ऊष्मा भी उस कागज़ पे क्या करता है कि फोकसित करता है, और जिसके कारण ही क्या होता है कि कागज़ जल उठता है। जब ऊष्मा पड़ेगा तो ऑटोमेटिक जलेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मुझे आशा है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग इस सभी चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो बच्चों फिर मैं कहना चाहूँगा, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दे, ताकि ये सारी चीज़ उन लोगों को तक भी पहुँच पाए और वो लोग भी इन चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ पाएँ। तो चलिए बच्चों, आप लोग का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।